आपका जो लेंथ मेजर करेंगे मीटर में और टाइम जो मेजर करेंगे वो सेकंड में, है ना। तो ये तीन आपको यूनिट्स आपकी स्टैंडर्ड हो जाएगी। उसके बाद इसी में आप न्यूटन को डिफाइन करते हैं, फोर्स को आप न्यूटन में लिखते हैं। न्यूटन का मतलब एक, अगर आपको डिफाइन बोला जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन, सो इट इज द amount of force required to induce an acceleration of 1 meter per second square for 1 kg mass, है ना। तो डेफिनेशंस तो क्या आप क्लियर, F इक्वल टू m में होता है, तो मास 1 ले लीजिए, एक्सेलरेशन भी 1 ले लीजिए। आप लोग जानते हैं ना F इक्वल टू ma, तो F का यूनिट अगर न्यूटन है तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू, मास को आप 1 कर लीजिए, एक्सेलरेशन को भी 1 कर लीजिए, तो वो इक्वल टू 1 न्यूटन हो जाएगा। ओके, यहाँ आप आगे चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ सफिक्सेस यूज करेंगे और प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। जैसे आप लोग ग्राम बोलते हैं, ग्राम में आगे किलोग्राम लगा देते हैं ना, मीटर बोलते हैं किलोमीटर लगा देते हैं ना, तो आगे किलो, मिली, ये सारे क्या है, प्रीफिक्सेस है। और आपको एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, आपकी प्रॉब्लम देखते हैं, तो वहां पे क्या है, उसका अमाउंट या तो बहुत बड़ा होता है या बहुत अमाउंट कम होता है। तो अगर जैसे मीटर है तो 1000 मीटर बोलने की जगह वो क्या बोलता है, 1 किलोमीटर, है ना। यही बोलते हो ना तुम लोग, यस और नो? यस सर। है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये किलो, मेगा, गीगा, इन सब के बारे में वैसे आप लोग जानते हैं कि किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट आप लोग जानते हैं, उसी हिसाब से इसको भी चेंज करना है। सपोज आपको ग्राम दिया है, उसको किलोग्राम अगर इसमें बोला है, तो किलोग्राम का मतलब क्या हो जाता है कि आपका 1000 ग्राम हो गया, 10⁻3, है ना। ये जो 1000 बोला है ये आपका, इट इज कॉल्ड किलो। तो सपोज आपको बोला 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स, तो इट विल बी इक्वल टू 1000। ओके, क्लियर होगा? अब सपोज आपको बोला जाता है 1 किलो न्यूटन, है ना, 1 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को kn से लिखेंगे हम लोग, तो 1 किलो न्यूटन में कितना न्यूटन हो जाएगा, कितने न्यूटन होंगे इसमें, कौन बताएगा? 1000 न्यूटन, है ना, क्योंकि यहाँ पे किलो आ गया, किलो, के को आप किलो को के से लिखते हैं, है ना। क्लियर है? अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आगे से वापस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 10⁻6 है इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा, है ना। तो यहाँ पे मेगा न्यूटन, मेगा बाइट, इस तरीके से वर्ड्स आप काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि आपको चेंज करना 1 मेगा न्यूटन में कितना किलो न्यूटन होगा, कौन बताएगा? वन मेगा न्यूटन इक्वल टू हाउ मच किलो न्यूटन? यस महेश सर 10 लाख न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख? नहीं, गलत हुआ बेटा। देखो यहाँ पे 1 मेगा न्यूटन का मतलब कितना हो गया, 10⁻6 न्यूटन, है ना। देखो इसको समझना है ना, क्योंकि यहाँ ये सॉल्व करना नहीं सीखोगे तो न्यूमेरिकल नहीं होगा। ये कितना हो गया, 10⁻6 न्यूटन हो गया, है ना। और किलो न्यूटन में कितना न्यूटन होता है, 10⁻3 होता है। तो बचा कितना भैया, 10⁻3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻3 किलो न्यूटन। वापस से बताऊं? यस सर। देखो फिर से समझना है ना। वन मेगा न्यूटन इक्वल टू हाउ मच किलो न्यूटन, है ना, ये आपका क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करते, देखो तो हम लोग कन्वर्ट करते पहले मेगा न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करते, तो इट विल बी इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन। इट कैन बी रिटन एज 10⁻3 into 10⁻3 न्यूटन, लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 10⁻3 न्यूटन जो है इसका मतलब क्या हो जाता है, किलो न्यूटन। तो इट विल बी इक्वल टू 10⁻3 किलो न्यूटन। अभी क्लियर हुआ? यस सर। है ना। तो Yes, मुझे sir. क्या, जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स का आपस में चेंज करना मुझे आना चाहिए। अदरवाइज के क्वेश्चन जब मुझे गिवन होगा, वहां उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, सिंपली आपको कोई छोटा सा कोई फॉर्मूला लगा कोई यूज करना है, और उन्होंने बोल दिया जो फोर्स है 1 मेगा न्यूटन है।
अब 1 मेगा न्यूटन को आपको न्यूटन या किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स, है ना। आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाओगे, आपको सब कुछ चीजें आते हुए भी आप लोगों के मार्क्स 0 हो जाएंगे, है ना। तो जो कन्वर्जन है वो आपको हमेशा उसमें आपको इफेक्टिवली आना चाहिए, है ना। ऐसे ही आप लोग देखो, 3 आपको मैंने यूनिट्स बताई, पहली आपको बताई किलो, दूसरा मेगा, और एक होती है गीगा, है ना। 10⁹ इज गीगा न्यूटन, है ना। तो इन तीनों का आपको ध्यान रखना है, किलो, मेगा, गीगा। 10⁻3, सेकंड इज 6 एंड थर्ड वन इज 10⁹9। ठीक, क्लियर हुआ। अब आपको बोलते हैं सब मल्टीपल्स क्या क्या है, जो प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं आप, सफिक्स यूज कर रहे हैं, है ना। इसमें आपके सब मल्टीपल मतलब क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी, है ना, और मल्टीपल मतलब क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पे। तो आप जब एक आप बोलते हैं 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? कौन बताएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर? कौन बता रहा तुम में से? देखो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको आती सारी चीजें, बोलो अनिकेत। यस सर। यस सर 10 1 सेंटीमीटर 10 mm। गुड गुड, तो तुम लोग जवाब दिया करो यार, जब तुम सबको आता है हाँ, सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ बात करते हैं 1 मीटर, है ना। 1 मीटर में आपको बोल दिया कि आपका कितना mm होता है। mm का मतलब, m का मतलब क्या है यहाँ पे? मिली, है ना। तो मिली का मतलब सीधा कितना हो गया? 10⁻⁻3, है ना। तो आपको जब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ओके। या मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 10⁻³ कर लेना है। तो जैसे आपकी मल्टीपल्स थे किलो, मेगा, गीगा, वैसे ही आपके मिली, माइक्रो एंड नैनो। तो आप बहुत जगह आप माइक्रोमीटर यूज करेंगे ना, आप जब कोई आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा वैसे, या फिर आप आगे पढ़ेंगे कि आप जो डायमेंशन, जो माइक्रो साइज के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो साइज के जो भी एपरेटस होते हैं, उनकी थिकनेस को, उनकी डायमेंशंस को माइक्रोमीटर में मेजर करता है ना। ऐसे लिखते हैं म्यू एम, है ना, इसको इस लिखते हैं म्यू एम से। तो इसका मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। मेनली आपका किलो, मेगा और गीगा काम में आएगा, उसको आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं डायमेंशन सिस्टम्स पर, है ना। तो आपको मैंने बताया हमारे पास 2 सिस्टम्स है, एक तो एमएलटी सिस्टम है, दूसरा एफएलटी सिस्टम है। यहाँ पे एमएलटी का मतलब क्या है? सीधा सीधा मास, लेंथ एंड टाइम। क्या बोला मैंने? मास, लेंथ एंड टाइम। और एफएलटी का मतलब क्या है? फोर्स, लेंथ एंड टाइम। अब यहाँ पे मास और फोर्स में क्या डिफरेंस है? मास और फोर्स में वही डिफरेंस है जो मास और वेट में, है ना। फोर्स को हमने वेट में बोल दिया, वेट इज W = mg, है ना, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। या फिर आप बोल सकते हो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट सिस्टम जो है उसमें तो मास को ही लेके चलते हैं, और सेकंड ग्रेविटेशनल सिस्टम में उसमें एफ लेके चलते हैं, फोर्स लेके चलते हैं। तो हमारे लिए जो मेनली हमारे जो इंडियन सिस्टम में, जो हमारे इंडियन बुक्स में जो आपको मिलेगा, इंडियन पेपर्स में जो मिलेगा, वो मेनली एमएलटी सिस्टम मिलेगा, मास, लेंथ एंड टाइम सिस्टम, ठीक है। तो इसी को आप 11 में फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि आपको क्या क्या इनकी डायमेंशंस रहेगी एमएलटी की, है ना। आप चाहे तो एफएलटी की भी कर सकते हैं, आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर रखी है, मेनली आपको एमएलटी पे डिस्कस करना है। तो अगर लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ में एमएलटी सिस्टम में इसका सिंपली L1, है ना, आप इसको L1 लिखेंगे, है ना। मास को M1 हो जाएगा। एरिया की बात करते हैं तो एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, है ना। एरिया ही होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो अल्टीमेटली यू आर मल्टीप्लाइंग लेंथ विद अ लेंथ, सो इट इज L2, ओके। L2 L2 जो भी आप बोलना चाहें। वॉल्यूम का L3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूछा जाएगा फोर्स का क्या होगा, है ना। ये सारे आप लोगों को कवर करने हैं, हमको आप जानते हैं सारे ये। यहाँ पे आपको पूछा जाए फोर्स का क्या होगा, किसका? फोर्स का। तो फोर्स का आप बताएंगे F इक्वल टू क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं डिराइव करता हूँ, देखना, F इक्वल टू ma होता है। m यानी मास, मास का सिंपली m लिख लिया मैंने। एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी को फिर से ब्रेक कर लेता हूं तो इट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम, सो इट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा? मेरा यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज L,
और डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर, सो इट विल बी m1 l1 t minus 2, है ना? ये है ना, देखो m1 l1 t minus 2। तो इस तरीके से आपको डायमेंशंस भी आपके जो छोटे छोटे एग्जामिनेशंस होते हैं, आप लोग कभी आप चाहते हैं ना, आपको कंपटीशन एग्जाम में गेट वगैरह देना चाहते हो कोई, आप लोगों को पता है ना गेट का एग्जामिनेशन होता है? यस सर, होता है ना, कौन कौन देना चाहता है? सर मैं सर। हाँ देखो, मैं आपको एक सिंपल क्लियर सी बात बता देता हूँ। आप लोग इंजीनियरिंग में भी, सिविल इंजीनियरिंग में 1 साल बेसिक साइंस तो ठीक है पढ़ के आए हो, लेकिन इंजीनियरिंग आपको एक एग्जिट टेस्ट देना होगा और आपको ये दिखाना होगा कि यू हैव कैलिबर एज कम्पेयर टू अदर्स, है ना? क्योंकि आपको कंपैरिजन देना होगा कि दूसरों से ज्यादा एफिशिएंट हो, और एफिशिएंट के लिए आपके कुछ एग्जामिनेशंस, कुछ क्राइटेरियाज है वो फुलफिल करने होंगे। तो आपकी बीटेक के जस्ट बाद, है ना, आपकी बीटेक कंप्लीट होगी जून जुलाई में, मई में, और फरवरी में आपको 4th ईयर की बात कर रहा हूँ ना, आज से 3 साल बाद वहां पे एग्जामिनेशन होगा गेट का, है ना? तो गेट के एग्जामिनेशन से क्या होता है, आपके आगे आने वाला जो आपका करियर है वो पूरा करियर उस गेट के एग्जामिनेशन पे ही डिपेंड करेगा, है ना? ये आप क्लियरली माइंड में फिट करके रखना है, क्योंकि इंजीनियरिंग, सिर्फ इंजीनियरिंग करने से अब कुछ नहीं होगा, बिकॉज इंजीनियर्स का जो क्वांटम है, जो काउंट है, वो बहुत है ना? आपको थोड़ा सा उसमें एक डिफरेंट पोजीशन लेना होगा, है ना? तो आप सब लोगों को मैं इस शुरुआत के फेज में सजेस्ट करता हूँ कि अपनी अप्रोच जो है वो सिर्फ आरटीओ पेपर्स क्लियर करने तक की ना रखें, उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखें, ताकि आपको आगे के एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। अल्टीमेटली सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए ना? यस सर, यस सर। तो चाहिए ना, या फिर खुद बिजनेस करना चाहता है तो उसको नॉलेज तो चाहिए, यस सर। है ना? तो आप लोगों को क्या सर एक क्वेश्चन था सर। ये पूछिए। सर है ना, मतलब गेट का एग्जाम अपन कब दे सकते हैं सर? आप लोग गेट का एग्जाम फाइनली थर्ड ईयर से दे सकते हैं ना, जब आप थर्ड ईयर में होंगे, क्योंकि अभी क्या होता है, गेट का जो स्कोर कार्ड है ना, उसका एक स्कोर कार्ड मिलता है, उसका वैलिडिटी होता है 3 इयर्स। कितना? 3 इयर्स। तो आपने सपोज सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में आपने उसको क्लियर किया है, तो थर्ड ईयर के आपके फरवरी में आपने एग्जाम दिया, थर्ड ईयर के एंड सेमेस्टर में, है ना, 6 सेमेस्टर में, तो आपका 4th ईयर में पूरा थ्रू आउट वैलिड रहेगा, 4th ईयर के बाद भी 2 साल वैलिड रहेगा, तो आप चाहें तो सेकेंड ईयर से ही दे सकते हैं एग्जाम, है ना? एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई एग्जाम क्लियर होता नहीं है ना, सबको प्रैक्टिस मैच खेलना होता है ना। तो एक एग्जाम तो आप अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए दे दो, और फिर आपको पता लगेगा एग्जाम होता कैसा है। और सर ये पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी का सर क्या होता है सर? देखो, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, आप पीडब्ल्यूडी की बात करते हो तो इट्स स्टेट बॉडी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है। तो इसके Yes, लिए sir. राजस्थान स्टेट, आप जिस भी स्टेट के हैं ना, राजस्थान के सपोज, तो राजस्थान की जो स्टेट में एक तो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, एक आरएसएम एसएसबी की बॉडी है जिसने भी जेईई एग्जाम भी निकाला है, आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है ना? तो ये एग्जामिनेशन आप आफ्टर 4th ईयर कंप्लीशन ऑफ द योर ग्रेजुएशन आप लोग फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंटल निकलता है एज पर द रिक्वायरमेंट, उनको जरूरत होती है तो पोस्ट निकालता है, और ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं कि हर साल आने वाली है, वो 2 साल 3 साल के पीरियड में एक बार वैकेंसी आती है, 300-400 वैकेंसी, आप फिल करो, आप उसको वैकेंसी को ग्रैब कर सकते हो। और बाकी आपकी सीपीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो आप लोग एसएससी का नाम सुना आपने? यस सर, सुना सर, एसएससी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वो सब तरीके के एग्जाम कराता है, उसमें एक एग्जाम जेईएन का भी करवाता है ना, जूनियर इंजीनियर। सर सॉरी सर, आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोला सर आपने? आप जब एसएससी का एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो बहुत सारे एग्जाम कराता है, सीजीएल कराता है ना, 10th के बाद वाला एग्जाम भी कराता है, सारे स्टेनोग्राफर कराता है, उसके साथ में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम भी कराता है एसएससी, है ना, जो हर साल एक बार होता है। उसमें कुछ ऑल इंडिया आपकी कुछ 700 से 800 वैकेंसी आती है, उसमें सिविल की भी अच्छी खासी वैकेंसीज रहती है, मेनली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन्हीं पे निकालता है, उसमें भी सिविल की वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। तो सीपीडब्ल्यूडी में जाने का एक अकेला रास्ता एसएससी आपके पास बन जाता है। और सर जैसे ये अपने देवारी में सर जावर माइन से सर हिंदुस्तान जिंक सर, उसका क्या रहेगा सर? आप मतलब कॉम्पिटिशन्स होंगे ना सर? नहीं, यहाँ जाने के लिए देखो, एक्चुअली अपने उदयपुर में जो हिंदुस्तान जिंक है ना, देवरी पे, यहाँ पे सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट सिर्फ कहाँ है, जो जहाँ पे इनका ऑपरेशनल प्लांट है वहां नहीं, जहाँ पे इसका प्लांट नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां होता है, वो किसी दूसरी फर्म के थ्रू होता है, वो खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करता है ना, उनका काम है प्रोसेस का, है ना, मेटल प्रोसेसिंग का काम है उनका, जिंक निकालने का काम है मेनली, है ना, तो वो प्रोसेसिंग का काम तो हिंदुस्तान जिंक करता है,
वेदांता के थ्रू होता है, लेकिन वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन किसी और कंपनी के थ्रू होता है, जो कंस्ट्रक्शन मैनुअल, सपोज एल&टी हो गया, है ना। ये कंपनीज क्या करती है वहां पे कंस्ट्रक्शन की, जब जैसे आपने सीमेंट फैक्ट्री देखी होगी डबोक में, है ना। यस सर, देखिए सर देखिए सर, है ना, सुना होगा, देखा होगा। तो सीमेंट प्लांट्स भी होते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन सीमेंट कंपनी खुद नहीं करती है, उसका कंस्ट्रक्शन जो कौन होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, वो करेगी, क्योंकि सबका अपना एरिया है ना। हाईवे बनाने वाली कंपनी हाईवे बनाएगी, और डैम बनाने वाली कंपनी डैम बनाएगी, बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी बिल्डिंग बनाएगी, सबका अपना एरिया है ना। तो आपको क्या है कि इन जो आपकी, जैसे आप बोल रहे हो ना हिंदुस्तान जिंक बनाना, हिंदुस्तान जिंक की जगह आप एल&टी में ट्राई कीजिए, क्योंकि एल&टी का मेनली जो आपके उदयपुर के, अभी आप स्मार्ट सिटी में कंस्ट्रक्शन देखते हो ना, आपने बोर्ड लगे देखे होंगे एल&टी का। सर वो तो सद्भाव सर, ये रोड वाला तो सर सद्भाव का है ना सर, शायद SBPL और सद्भाव का रोड आपका ये वाला नादवारा वाला जो रोड है ना, यस सर, नादवारा वाला जो हाईवे, ये आपका सद्भाव ने बनाया है ना। और कुछ और सर सिटी में जो इंफ्रा बना रहा है। सर, ये जो सिटी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, ये तो SBPL का है सर, मतलब सब अलग अलग है ना सर, एल&टी का लिमिटेड का हो तो, है ना। इस तरीके से देखो, बड़ी बड़ी कंपनी से कुल मिला के आपको अभी से ओरिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी आपने आसपास इंजीनियर्स 3-4 इंजीनियर्स देखिए, आपको लगेगा नहीं यार अगर ऐसा इंजीनियरिंग कर लिया तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 4-5 लाख रुपए लगा के क्या करूंगा, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आपके फादर मदर, आपके जो फैमिली के लोग हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंजीनियरिंग करके निकले तो ऐसा बन के निकले कि हाँ आप उन लोगों का कैपेबल हो, आप उन लोगों को बहुत सारी एडवेंचर्स, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी फैसिलिटीज देने के लिए, इसीलिए इंजीनियरिंग करवाते हैं ना फिर पिताजी। यस सर और तुम लोगों के भी अपने ख्वाब है यार, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द मौज मस्ती, अपार्ट फ्रॉम द पिकनिक्स, अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स, तुम लोगों को हमेशा कॉन्शियस रहना अपने करियर के ऊपर, है ना। 1 घंटा दिन में अपने लिए सोचो, बाकी सारा मौज मस्ती करो, है ना। नहीं तो क्या होगा, 4 साल बाद सोचना पड़ेगा, तो आगे आने वाले 3 साल सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो अपन लोग जब फिजिकल क्लास में आएंगे तब मैं एक बार तुमको क्या क्या एग्जामिनेशन होते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म से कैसे क्रैक करना है, सारी यस शेयर करेंगे ना। सर, अभी मतलब जैसे आपने बोला सर, SSC CPWD, तो सर ये कॉलेज में इसके एग्जाम मतलब तैयारी होती है सर, मतलब करवाते हैं कॉलेज वाले सर? कॉलेज में इसकी तैयारी कोई अलग कोई नया मिरेकल नहीं मारना है। आपको क्या है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो RTU की स्कीम के अंदर सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट आपके उसमें पूछे जाता है। तो वो क्या है, क्लास में जो आपकी टीचिंग होगी वो होगी जिसमें आपको थ्योरेटिकल कन्वेंशनल पेपर लिखना है, पेपर आपको लिखना होता है, डेरिवेशन सॉल्व करने होता है, ये आपके पेपर का पैटर्न है। लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, MCQ। तो आपको क्या MCQ तब लगा पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि वहां पे कुछ एक पेज का डिस्क्राइब नहीं करना है, आप 10 नंबर का है तो थोड़ा लिखेंगे तो 5 मिल जाएंगे, वहां या तो गलत होगा ऐसा ही होगा, है ना। वो आपके कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट है, एकदम क्लियर है, तो आप उसको कर लेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैंने बोला ना, अभी देखो आप IES का नाम सुना, IES तो नहीं सुना सर। IAS सुना है? यस सर, IES सुना है ना। तो देखो ये नहीं, सो इसीलिए बता रहा हूँ ना, बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग के उदयपुर के जो लोग हैं, हम लोग जानते ही नहीं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते क्या क्या। तो होता क्या है, जैसे आपका IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे ही IES होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो वो इक्विवेलेंट रैंक का, इक्विवेलेंट कैडर का पोस्ट है आपका IAS के बराबर, है ना। वो भी ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी उतनी वैकेंसीज होती है जितनी IAS में होती है, उतना ही उनके पास पावर होता है, उतनी फैसिलिटीज होती है, हर चीज वो की वही है। बस वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का है, वो इंजीनियरिंग सेक्टर का है। तो आपके जो मैंने पूछा ना, आपके फोर्स की क्या यूनिट है, इट इज M1 L1 T-2, तो ये सर। उसमें पूछ लिया जाता है। यस, IES सर इंजीनियरिंग की है ना सर? इंजीनियरिंग की IAS जो है वो इंजीनियरिंग के लिए, और IAS जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, है ना। आप कोई भी, इवन आप इंजीनियरिंग करके भी IAS बन सकता है, IAS ओपन टू ऑल है, लेकिन IES जो है वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा, है ना। अभी और एग्जामिनेशन एक और आने वाला है, IPAT वगैरह में। आपको कभी फिजिकल क्लास में हम लोग 3-4 महीने बाद शायद रूबरू हो जाए, वैक्सीन वगैरह आने की न्यूज आ रही है, तो जब सर वैक्सीन कब तक होगा सर? आएंगे, सर के तो सितंबर तक तो कह रहे हैं सर, अब देखते हैं सर क्या होता है। मैं दिसंबर मान के चलता हूँ ना। हम लोग वर्स्ट कंडीशन देखो ऐसे करते, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट, है ना। तो बेस्ट तो ये होगा कि सितंबर से पहले आ जाए, और वर्स्ट क्या होगा कि दिसंबर तक ना आए, है ना। तो हम रेडी रहते हैं वर्स्ट के लिए, ठीक।
तो होप आपसे मिलेंगे, सब बात करेंगे, अच्छा रहेगा, मस्त है ना। ये ऐसा नहीं कि थैंक यू, बहुत सारी लाइन है तुम्हारा बोलने के लिए यार, अभी तुम फिजिकल क्लास में हो, जब सामने पढ़ोगे वो अलग सेंस होता है एकदम, है ना। चलो ठीक है, अपन अभी इस पे आते हैं। यहाँ हम लोग जैसे आपको फोर्स की यूनिट पूछ ली जाएगी, आपको कभी पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, है ना, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ पावर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पावर क्या होता है ना। किसको पता है, कौन बताएगा पावर क्या होता है? यस, ऐसे ही चलो गलत बताएंगे पर डिस्कशन तो हो। The ability to do something or to control someone. ठीक, ये तो हो गई हमारे पावर की, मेरे पास इतना पावर है ना। अब हम फिजिक्स की टर्म में बात करते हैं, मैकेनिक्स की टर्म में। वर्क, वर्क सुना आपने, वर्क क्या होता है, नाम सुना आपने, है ना। सर आवाज नहीं आई सर आपकी, थोड़ा सा। एक तो होता है वर्क, है ना, एक यस होता है सर। पावर, है ना। तो वर्क हम लोग जानते हैं कि Time. हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, ये कोई बॉडी थी, इस पे फोर्स लगाया, उसको डी डिस्टेंस ट्रैवल करवा दिया हमने, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज योर वर्क, Work. है ना, यही पढ़ा है ना हमने, Hmm. है ना। तो जितना फोर्स लगाया उस फोर्स से कितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया, इट इज वर्क। और वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम इज पावर, Power. है ना। आप लोग अपने घर पे सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं ना, पंप, पंप है ना, पानी का पंप है कि नहीं, सबके घर पे ट्यूबवेल लगा होगा, हाँ लगा है लगा. ना। तो उसमें क्या होता है, उसकी पावर होती है, वॉट में उसकी पावर लिखी होती है, कितने वॉट का है ना। आपका बल्ब जो आता है वो भी वॉट में आता है, कितने वॉट का है। तो पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है, वॉट, है ना। तो जैसे ही आप वर्क पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो वो पावर हो जाएगा। अब आपको डायमेंशन निकालनी पावर की, तो डायमेंशन निकालने का सीधा तरीका, आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट बताओ, इट इज वर्क पर यूनिट टाइम। अब वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय टाइम। अब फोर्स का भी आपने पीछे पढ़ा, इट इज m1 l1 t माइनस 2, टाइम का t हो जाएगा और डिस्टेंस का अगेन l हो जाएगा, सो इट विल बी m l2 t माइनस 2 है, और ऊपर नीचे, ये नीचे वाला t भी ऊपर जाएगा तो इट विल बी t माइनस 3। तो यहाँ देखो पावर की यूनिट क्या लिखी हुई है, m1 l2 t माइनस 3। कर लोगे इसे डायरेक्ट, Yes sir. है ना, इजी है। देखो आपको क्या, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। मैं तुमको चीजें बताता रहूंगा, तुम लोग उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना, तो अल्टीमेटली अच्छा स्ट्रांग कमांड तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डेंसिटी की बात करते हैं, है ना। डेंसिटी जानते हो आप लोग क्या होती है? Hmm. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, है ना। अभी आप लोग पढ़ेंगे, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आएगा, मैकेनिक्स में भी आएगा, सब में वर्ड कॉमन हो जाएगा। डेंसिटी आपको धीरे धीरे, आप इंजीनियरिंग के निकलते निकलते डेंसिटी से बहुत अच्छा यूज टू होगा, है ना। तो डेंसिटी के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का तो हो गया आपका m, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, है ना, ये होता है ना वॉल्यूम। तो ये l क्यूब हो गया, सो इट विल बी m l की पावर माइनस 3। तो देखो ये डेंसिटी का यहाँ पे लिखा हुआ m l माइनस 3, है ना। तो ये आपको डायमेंशंस पता हो और आपको यूनिट्स के बारे में पता हो, है ना। तो मैं आपको ये जो टेबल दे रहा हूँ, इस टेबल में आपको सबकी यूनिट्स का एक बार आपको निकाल के देख लेना, ठीक। देखो अभी सिर्फ तुम्हारा रिवीजन चल रहा है ना। तुम लोग जो पढ़ के आए हो 12th में 11th में, उसका रिवीजन चल रहा है। अब क्या क्वांटिटीज जो होती है ना, आप लोग जब क्वांटिटीज पढ़ते हैं, क्वांटिटीज जो होती है वो या तो स्केलर होती है या वेक्टर होती है ना। आप लोगों ने सुना होगा ना ये तो, हाँ सर सुना है ना। अब आपको मैं सिंपली मैं आपको पूछता हूँ कि आप फोर्स को आप समझ सकते हैं, फिजिकली समझ सकते हैं आप फोर्स को, है. इमेजिन कर सकते हो ना फोर्स। मैं आपको बोलूं, आप मैं किसी आपको धक्का दिया. मैं आपके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। तो आप उसको सेंस को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स वहीं चलेगी जो आप महसूस कर पाए। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात है सारी। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर आधी आ रही है. आती आ रही है ना, इसको स्क्रीन की पोजीशन कलर और वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है. सर तो वो भी नहीं दिख रही है। नहीं मैं एक मिनट फोन से कर रहा हूँ ना।
अभी ठीक है ना? सर महेश कर रहा है। सर दिक्की सर, थोड़ी सी दिक्की। थोड़ी सी नहीं, अभी पूरी बुद्धि बता। यस सर, यस सर। है ना? तो देखो वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है ना, इस पर डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फोर्स लगाने की बात करूँ है ना, तो मैंने आपको बोला, मैंने सपोज अनिरुद्ध को बोल दिया कि अनिरुद्ध के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, अनिरुद्ध पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये तो पता हो ना सबको, बाकी विकास को अनिकेत को सबको पता हो कि किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए उसका मोमेंट होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड तो चाहिए, 20 किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन मैग्नीट्यूड तो चाहिए, लेकिन साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत है ना। तो फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत हो, डायरेक्शन मस्ट है, बिना डायरेक्शन के पॉसिबल ही नहीं है, उनकी इमेजिनेशन, उनका सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। और जो जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं, मैं आपको बोलूं भाई 10 किलोमीटर घूम के आ जाओ, है ना, क्या बोला मैंने? 10 किलोमीटर घूम के आ जाओ, तो क्या आपको डायरेक्शन की जरूरत है? नो सर। है ना, आप जहां मर्जी चाहे घूम के आ सकते हैं ना। इट इज सिंपली डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस, है ना। और मैंने आपको बोला है कि मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वो मेरे से सीधा, यहाँ से सीधा 10 किलोमीटर दूर है, वहां जाना है, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। आप लोग रैंडम किसी भी पाथ में आता है तो वो आपका स्केलर हो जाता है। अब जैसे एरिया की बात करें, है ना, कि आपका 100 फीट स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया से आपको डायरेक्शन की कोई नीड ही नहीं है। वॉल्यूम की बात करते हैं, डायरेक्शन की नीड ही नहीं है ना। एनर्जी की बात करते हैं, इन सब में क्या आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है। इट इज दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज, है ना, जिनको डायरेक्ट पूरा कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं हम लोग सिर्फ क्वांटिटी की हेल्प से। लेकिन फोर्स की बात हो जाए, अभी मोमेंट, मोमेंटम, इन सबको मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको अच्छे से, है ना। अभी फिलहाल फोर्स पे ही आप लोग इस एग्जांपल को क्लियर रखो, हम लोग इसी चैप्टर में आगे चलेंगे, चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। अब हमारा आता है फोर्स पे। फाइनली हम लोग स्टार्टिंग पे आ गए मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स पूरी फोर्स पर टिकी हुई है ना। तो आप लोगों को पूछूं व्हाट इज फोर्स, है ना, डेफिनेशन पूछता हूं, व्हाट इज फोर्स, हाउ यू कैन डिफाइन द फोर्स। कौन बताएगा? महेश? देखो मैंने आपको बताया फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी की जो स्टेज है ना, आपकी, आप अगर कांस्टेंट कंडीशन में खड़े हो और मैं आपको मूव कर दूं, तो मैंने आप पे क्या फोर्स लगाया। आप मूव कर रहे हो और मैंने आपको कांस्टेंट रोक दिया पकड़ के, तो मैंने आप पे फोर्स लगाया। मतलब किसी बॉडी की कंडीशन में अगर आप चेंज कर रहे हो, देन यू आर अप्लाइंग फोर्स। यही हुआ ना, यस सर। है ना। तो देखो सिंपली यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ देख सकते हो कि it can be defined as the cause of change in the state of motion of a particle or a body, है ना, the cause of change in the state of body। simply आप ये भी लिख सकते हो the change in state of a body, है ना। it may be stationary, it may be moving, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप सिंपली ये डिफाइन कर सकते हो कि आप अगर किसी बॉडी की स्टेट में चेंज कर रहे हो, अगर मूविंग स्टेट में और उसको आपने स्टीर कर दिया, रोक दिया, अगर स्टेशनरी कंडीशन में और आप उसको मूव कर दिया, तो आपने उसकी स्टेट में चेंज कर दिया, है ना। कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से चल रहा है ना, 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको आपने स्पीड बढ़ा दी, 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो आपने उस पर क्या किया? फोर्स लगाया, है ना। जैसे आपके भाई, आप टू व्हीलर लेके निकलते हैं, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होती है, वो 20 हो जाती है, तो आपने क्या, इंजन से उसके ऊपर क्या किया? आपने वर्क किया, उसके व्हील्स के ऊपर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाओगे तो वर्क होगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा? एक तरीके से फोर्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स के लिए क्या क्या चाहिए? मैंने बोला ना कि मैंने इस पे क्या नाम है, अनिकेत, तो फोर्स लगाया ना, तो फोर्स लगाया, तो फोर्स के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो ये पता है कितना फोर्स लगा रहा हूँ, इतना ही फोर्स लगा रहा हूँ अनिकेत थोड़ा सा मूव कर जाए, इतना ही फोर्स लगाएगा अनिकेत बिल्कुल मूव ना करे, और इतना फोर्स लगाएगा अनिकेत वहां से एकदम दूर जाके गिर जाए। तो मुझे पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड कितना है ना। अनिकेत बुरा तो नहीं लगता तुम्हारा एग्जाम्पल लेता हूँ तो? लगता है यस सर, है ना। देखो तुम लोग धीरे धीरे क्या, देखो मुझे नाम याद हो जाएंगे और ठीक रहेगा। कभी अनिकेत का एग्जाम्पल होगा, कभी ऋतिक का होगा, है ना। हम लोग नोन हो जाए तो ठीक है, ठीक है। कुछ बुरा सर वो नहीं बोलूंगा मैं, जनरल फ्रेजेस में, इसको किसी को इंसल्टिंग फील ना हो।
ठीक, चलो तो एक तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा मुझे, अब मैंने अनिकेत पे अगर फोर्स लगाया तो मैंने मेरी तरफ खींचा है कि मैंने उसको विकास की तरफ पुश किया है ना, एक पुल करना होता है, एक पुश करना होता है, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए कि मैंने उसको किस तरफ फोर्स लगाया है ना। तीसरा मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि मैंने जो फोर्स लगाया वो अनिकेत के हेड पे लगाया या अनिकेत के फुट पे लगाया है ना, ताकि मुझे पता हो उसका मूवमेंट कैसे हो। तो आपको एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। तो सिंपली अगर मैं डायग्राम से ड्रॉ करूं तो ये मेरी कोई बॉडी है ना, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, सपोज मान लिया 10 न्यूटन, एक इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन हो गया, और एक इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, और फिर लास्ट इसका हो गया डायरेक्शन को ही आप लाइन ऑफ एक्शन बोल सकते हो, है ना, कोई अलग नहीं है वो, लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया इसका। ठीक, मतलब तीन चीजों की जरूरत है, लाइन ऑफ एक्शन की जरूरत नहीं है फिलहाल, लाइन ऑफ एक्शन को ही आप डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए, ये तीन चीज होगी तो ही फोर्स को आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. गुड। अब जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देखो आप एग्जांपल देखेंगे, फोर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 4 न्यूटन, डायरेक्शन इज 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, किसी के रेस्पेक्ट में देंगे ना, तो 40 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है, और आपका ये सी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज सी, ये इस पॉइंट को आपने सी बोल दिया, ये बोल रखा है, ये भी बोल रखा है, यहाँ सी है ना, बीच में सी है, सी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शन की सेंस में आपने रेस्पेक्ट में बताया, लाइन ऑफ एक्शन उसकी डायरेक्शन को आप एक्सटेंड कर लो, इट इज लाइन ऑफ एक्शन। Action. ठीक है, गुड, यहाँ तक ठीक। अब क्या है कि किसी भी बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स नहीं लगता है कभी। अभी मैं आपको बोलूं कि आपके ऊपर सिंगल फोर्स लगा हुआ है, नहीं, आप पे हमेशा ग्रेविटी फोर्स तो लगा ही हुआ है, फिर आप चल रहे हो तो आप अपने फुट से पीछे बैकवर्ड पुश कर रहे हो तो उस पर भी फोर्स लग रहा है, फिर जमीन पे आप अपना जूता रगड़ रहे हो तो उसको फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो हमेशा क्या प्रैक्टिकल कंडीशंस में कि आपके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस है, एक व्हीकल मूव कर रहा है ना, तो उसके जो पहिए घूम के पीछे उसको आगे ले जा रहा है, तो एक तो पीछे पुश कर रहा है वो, दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है, तीसरा उसका खुद का वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो हमेशा एक किसी बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स हो ये इमेजिन करना मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, और उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस होंगे हमेशा, है ना। और मैंने आपको एक चीज तो बताई थी, एक्शन रिएक्शन कर लो, कि किसी पे सिंगल फोर्स कभी नहीं होता है, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होता है ना। तो अब फोर्स सिस्टम की बात करेंगे कि भैया फोर्स सिस्टम कौन कौन से होते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे तो कौन कौन से फोर्स सिस्टम हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे फोर्स सिस्टम में सबसे पहले देखो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक है को प्लानर, एक है नॉन को प्लानर। प्लानर का मतलब एक प्लेन में है तो वो को प्लानर हो जाएगा, और एक प्लेन में नहीं है, प्लेन समझते हो ना, एक्स वाई जेड, जैसे ये आपका डायरेक्शन है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अपने रूम में बैठे हो ना सब लोग, सब लोग अपने रूम में बैठे हो अभी, हाँ sir. यस सर। आपका रूम का जो फ्लोर है, रूम का जो फ्लोर है ना, और फ्लोर को एक 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 दीवार को आप एक्स मान लीजिए, एक दीवार को वाई मान लीजिए, है ना। तो एक्स और वाई एक्सिस तो वो हो गई, तो ये एक्स और वाई एक्सिस मानने के बाद आपका जो फ्लोर बचा ना, फ्लोर जो है इट इज एक्स वाई प्लेन, है ना। Yes. क्या कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई X, प्लेन। Z. और आपकी जो अब वॉल पे आता है ना, किसी कॉर्नर पकड़ लो, कोई कॉर्नर कॉर्नर पकड़ लिया, तो कॉर्नर में वॉल के साथ में जो एक्सिस चल रही है ऊपर, है ना, जो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, इट इज जेड एक्सिस। अब आपको वाई और जेड के साथ वाली जो वॉल है वो आपका किस में आ जाएगा, वाई जेड प्लेन में, है ना। तो इस तरीके से प्लेन्स हम लोग डिफाइन कर, टोटल हमारे पास कितने प्लेन्स हो जाते हैं यहाँ पे, एक एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक वाई जेड प्लेन हो जाएगा, और एक तीसरा एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। टोटल 3 प्लेन हो जाते हैं हमारे 3D सिस्टम में। ठीक है, 2D सिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही प्लेन हो, 2D में आपका z खत्म हो जाएगा, तो आपको सिर्फ एक ही प्लेन होगा, x और y। ठीक, अब क्या है कि देखो फोर्सेस है ना, को प्लानर होता क्या पहले, तो एक फोर्स मैंने ऐसा लगाया, दूसरा फोर्स ये लगाया, तो है तो अल्टीमेटली x और y प्लेन में ही है ना, तो इन फोर्सेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, को प्लानर फोर्सेस। क्या बोल सकता हूँ, को प्लानर फोर्सेस। अब मैंने क्या, देखो ये दोनों फोर्सेस आपके फ्लोर पे ही लगे होते हैं। अब तीसरा फोर्स मैंने लगाया, वो क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो मेरे वाई डायरेक्शन फिर से बना देता हूँ मैं एक बार, है
ना, ये मेरा y डायरेक्शन। अब yz प्लेन में कोई फोर्स मैंने ऐसा लगा दिया, ये F3 यहाँ है ना, F1 F2 तो ये रहे और तीसरा F3 हो गया, तो अब F1 F2 F3 मिला के एक सिस्टम बना रहा है फोर्स का, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लानर, क्योंकि दो फोर्स तो xy प्लेन में, लेकिन तीसरा फोर्स xy प्लेन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लानर। क्लियर हुआ? कोप्लानर नॉन कोप्लानर क्लियर हुआ तुम्हारे? किसी को कंफ्यूजन इसमें? No, sir. है ना, सब लोग देखो, है ना, नो सर। पता रहा है। अब देखो यहाँ पे नॉन कोप्लानर भी क्लियर हो गया। अब कोप्लानर को वापस मैंने सब डिविजन्स किए है ना, कोप्लानर में फिर से सब डिविजन्स किए हैं कि आपका ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये और एक्सिस हो गया, एक ही प्लेन की बात करें अभी, हमारा कोप्लानर मतलब कोई एक प्लेन होगा। अब दूसरा आता है कोलिनियर, है ना, क्या है कोलिनियर, मतलब पहला फोर्स आपका F1 ये रहा और इसी लाइन में दूसरा फोर्स हो, F1 और F2 दोनों फोर्स एक ही लाइन में, तो दीज टू फोर्सेस आर कोलिनियर, है ना। किसी एक लाइन में हो, वो अपोजिट सेंस भी हो सकते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, है ना, और जैसे मैंने ये डायरेक्शन बताया था एक दूसरे को फॉलो करने वाला, ये भी हो सकता है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक हो, तो दीज टू फोर्सेस आर कोलिनियर। क्लियर है ना? Yes, sir. तो क्लियर हो जाता है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब पैरेलल की बात करते हैं ना, तो पैरेलल क्या होता है आप लोग जानते ही हो, तो XY प्लेन में तो हो, XY प्लेन में तो हो, लेकिन क्या एक दूसरे के पैरेलल, है ना, अपोजिट हो ना हो, ऐसे भी हो सकता है ना, या तो अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में हो लेकिन क्या हो, पैरेलल हो, है ना। अब कोई बोलना चाहे सर आपने एक्स डायरेक्शन के पैरेलल बनाया, ऐसा क्यों? नहीं, जरूरी नहीं है, आप इसको किसी भी रैंडम डायरेक्शन में बना सकते हो, ये एक्स और वाई प्लेन में होना चाहिए बस, है ना, और एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। दिस सिस्टम इज कोप्लानर पैरेलल सिस्टम। तो अपन जोड़ के बोलेंगे, जब आपसे पूछा जाए ना कि ये कौन सा सिस्टम है फोर्स का, तो इट इज कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं, तीसरा है कॉनकरेंट, है ना। तो कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है कि आपके फोर्सेस जो है, जो आपके फोर्सेस हैं आपके, वो किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो, किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो, सारे फोर्स किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो, तो these all forces are concurrent forces, these all forces are concurrent forces। जरूरी नहीं है कि ओरिजिनेट हो, किसी एक पॉइंट पे आके अगर मिल भी रहा है ना, ऐसे किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो these are also co-planar concurrent forces। ठीक है, क्लियर है? और जो आपस में वापस कोइंसाइड ना करे, सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे आके नहीं मिल रहे हैं, देन इट इज नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये चार जो डेफिनेशंस है आपकी, कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब ये था कोप्लानर में डिवीजन था। अब आते हैं हम लोग लास्ट, इसको बता देता हूँ फिर अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। नॉन कोप्लानर में फर्स्ट सिस्टम पैरेलल आया है ना। अब नॉन कोप्लानर का मतलब आपके सामने तीन एक्सिस हो गई, एक्स वाई और जेड, है ना, एक्स वाई और जेड। ये आपके रूम का फर्श तो ये रहा और ये आपकी रूम की वॉल्स, है ना, ऐसा ही है ना कुछ, है ना। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये तीसरी वाली जेड एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका फर्श है ना, ये वाला फर्श है आपका। अब देखो क्या करना है, मुझे इन तीनों को डिफाइन करना है, आपके तीनों फोर्सेस को, जिसमें एक पैरेलल है, कॉन्करेंट है, तीसरा नॉन कॉन्करेंट है। तो पैरेलल फोर्सेस अब दो प्लेन में हो, दो प्लेन में होने का मतलब क्या है कि ये तो देखो, ये जो मैंने प्लेन डैश किया ना, हैच जो मैंने बनाया, ये आपका कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ये वाला अभी जो मैंने ग्रीन से हैच कर रहा हूँ, ये वाला, ये आपका वाई जेड प्लेन है ना। और तीसरा जो प्लेन बच गया वो आपका जेड एक्स प्लेन हो जाता है। तो मेरा जो अब जो फोर्सेस बना वो किसी एक प्लेन में ना हो, है ना। मतलब आप क्या करते हो, दीवार का एक कोना, है ना, आपके रूम का ये कोना, रूम वाला इमेजिन करना, रूम वाला ये कोना और रूम वाला ये कोना, इसको अगर आप ऐसे मैच करते हो, है ना, तो ये लाइन क्या हो गई, किसी एक प्लेन में नहीं, है ना, ये दो या तीन प्लेन कवर कर रही है ना, किसी एक प्लेन में नहीं, है ना। जैसे एक्स वाई प्लेन में लाइन थी, उसको मैंने उठा दिया थोड़ा सा एक प्लेन में, थोड़ा सा एक साइड से, तो वो तीनों प्लेन्स में आ गई। तो तीनों प्लेन्स में आने पे क्या हो गई, वो नॉन को प्लानर। अब क्या है, दो लाइंस अगर पैरेलल हो, है ना, एक दूसरे के पैरेलल हो, दो फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन
लाइन ऑफ एक्शन अगर एक दूसरे से पैरेलल हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल नॉन कोप्लानर फोर्सेस। किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो सारे फोर्स, है ना, लेकिन किसी एक प्लेन में नहीं हो, अलग अलग प्लेन्स में हो, है ना। इसको आप ये समझ सकते हो अपने आपके रूम के बीच में आप एक कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए, है ना, और उस पर आप सब तरफ एरोज सब तरफ निकाल दीजिए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन कोप्लानर एंड कॉनकरेंट फोर्सेस। और सारे एक जगह आके ना मिलते हो और अलग अलग प्लेन भी कवर करते हैं, देन दीज ऑल आर नॉन कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक, तो इन सब का डिस्क्रिप्शन है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन देखना सारा, ये आपको मैंने कवर कर चुका हूं, इन सब के बारे में आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा कि फोर्स सिस्टम के आगे से शुरुआत करूंगा। सर Yes, sir. यस सर ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, Line पॉइंट of ऑफ एप्लीकेशन। क्या सर? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब सर ये क्या, मतलब ये 2 पॉइंट समझाना सर, ये समझ में नहीं आया। समझाता हूँ ना। सपोज क्या बनाता है ना, ये कोई टेबल है ना, उस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है ना, ठीक है। अब क्या है, मैं फोर्स लगाता हूँ, देखो, है ना, तो फोर्स का अमाउंट पहले डिसाइड कर दिया मैंने, 10 Yes, किलोमीटर, है ना, अमाउंट तो 10 किलोमीटर। अब मुझे क्या चाहिए कि 10 किलोमीटर लगाना, तो कैसे लगाऊं इसको, अगर इधर ले जाना है, इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी ये होना चाहिए, यस सर। है ना, या इसका रिवर्स बोल लो, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स वाले डायरेक्शन में होगा। तो दूसरी नीड किसकी है, डायरेक्शन की, यस सर। है ना। अब तीसरी नीड किसकी है ना, थर्ड नीड देखना कि ये 10 किलोन्यूटन फोर्स अगर मैंने यहाँ लगाया, यस सर। है ना, यहाँ लगाया, इस पॉइंट दिख रहा है ना, तो ये क्या Yes, होगा, sir. ये बॉक्स क्या करेगा, इसे ओवरटर्न Great. करने की कोशिश करेगा, यस सर। है ना, पलटने की कोशिश करेगा। यस सर। अब यहीं पे अगर ये फोर्स अगर मैंने यहाँ लगाया, है ना, तो ये बॉक्स क्या करेगा, ओवरटर्न करेगा। नहीं होगा, सिंपली स्लाइड करेगा, यस सर। है ना। तो मतलब एक फोर्स को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 चीजें चाहिए आपको। पहला तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीनों चीजें होगी ना, ये तो मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये Yes, आपको sir. एक डायरेक्शन में जाना है और वापस किस पॉइंट पे लगाना है, वो पॉइंट पे आपको डिफाइन करना है। और सर ये एक बार ये बता देना, मेगा न्यूटन को सर किलो न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करा था? वन मेगा न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ न्यूटन, यस सर। है ना। अब 10⁻⁶ को आप लोग जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकते हो ना। यस सर। सब लिख लेते हो ना ऐसे, यस, ठीक है। तो इसको क्या लिख Yes, सकते हैं, sir. 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब आपको मैंने बताया था कि 1 किलो न्यूटन कितना होता है, यस सर। 10⁻³ न्यूटन। 10⁻³ किलो न्यूटन। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 किलो न्यूटन से, यस सर। है ना। तो यहाँ पे आ गया मेरा 1 किलो न्यूटन, और ये आपका 10⁻³ आगे चल ही रहा है, तो ये 1 मेगा न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ किलो न्यूटन, यस सर। है ना। ऐसे ही देखो, एक प्रैक्टिस और करो आप बोलो 1 गीगा न्यूटन को इसमें कन्वर्ट करूँ मैं, 1 गीगा न्यूटन में कितने किलो न्यूटन होंगे, ये आपको प्रैक्टिस करके लाना है ना, ये काम आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो अटेंडेंस ले लेते हैं अभी जल्दी से, रोल नंबर बोलते जाओ। सर 13। अरे शुरू से 1 से बोलते जाओ। 1 एब्सेंट, 2 एब्सेंट, 3 4 4 प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट सर। 6 7 6 एब्सेंट, 7 एब्सेंट, 8 9 10 11 प्रेजेंट सर 11। इसमें माइक से आवाज आ रही, माइक ऑफ कर दो ना आप लोग। सर
सर 11 प्रेजेंट 11 प्रेजेंट है ना? 11 के बाद कौन प्रेजेंट है? सर 8 13 सर 13 13 13 के बाद आप लोग मैसेज कर दें, सर आप रोल text- नंबर 8 आप 8 text कर 8 देंगे सब 8 लोग, है ना? सर 13 सर हो गया सर 13 हाँ 13 हो गया। थैंक यू सर 19 सर 19 15 15 14 15 सर 27 27 हो गया। टेक्स्ट आप Nine- टेक्स्ट लिख दीजिए 19 ना। 19 हाँ 19 हो गया। रोल नंबर 8 सर 29 29 है, ठीक है। बस ठीक है, चलो, है ना? हम लोग आगे अब क्लास नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे, है ना? मैं आपको थोड़ी देर में आपको लेक्चर जो पढ़ा है वो डाल दूंगा, आप लोग उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। सर व्हाट्सएप पे डालना ना सर, गूगल क्लासरूम पे से समझ नहीं आता सर, मतलब अरे तो वहां से आपको क्या मटेरियल हमेशा वहां मिलेगा आपको, आप लोग ऐसे इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो बना है। आप लोग एक बार इंस्टॉल करो, नहीं आए तो मुझे फोन करना, मैं तुमको समझा दूंगा अच्छे से, यस सर है ना? इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ओके। यस सर थैंक यू सर।